नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीआरपी किसान स्टोरीज। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जरा एक गिलास पानी ले आओ। प्यास से हलक सूखा जा रहा है। इस गर्मी ने तो परेशान कर रखा है। ना कोई काम है और ना ही जेब में 1 रुपए। अब करूं तो करूं क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। बुधन की पत्नी बुधन के लिए पानी लाती है और पानी बुधन को दे देती है। जब बुधन पानी पी लेता है तो सुनीता देखती है कि बुधन कुछ परेशान है, इसीलिए वह बुधन से पूछती है, क्या बात है जी? आज आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कोई बात हुई है क्या? और आप आज राशन भी नहीं लाए? मैं कब से आपका ही इंतजार कर रही थी। सुनीता, आज कहीं भी मजदूरी करने को नहीं मिली। एक बनिए की दुकान पर काम मिला भी था, लेकिन वहां बहुत मेहनत का काम था। 4 मंजिल पर अनाज के बोरे चढ़ाने थे, वो भी 200 रुपए में। मेरी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैंने मना कर दिया। अब शरीर में पहले जैसी ताकत भी तो नहीं रही है, और लोग 200 रुपए में इतना काम करवाते हैं जिससे इंसान की इस गर्मी में जान ही निकल जाए। अब तो कहीं मन भी नहीं लगता, हर वक्त दिल घबराता रहता है। बस यही सोचकर परेशान हूं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर कैसे चलेगा। कोई बात नहीं जी, ईश्वर ने चाहा तो सब सही हो जाएगा। लेकिन मुझे सोनू की फिक्र है, वो तो अभी बच्चा है, उसे क्या पता ये सब। आज गांव में एक खिलौने वाला खिलौने बेचने आया था। सारे बच्चे खिलौने खरीद रहे थे। सोनू भी मुझसे खिलौने लेने के लिए जिद करने लगा, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। वो रोने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे समझाया कि तेरे पिताजी इससे भी अच्छे खिलौने लेकर आएंगे। बहुत मुश्किल से वो मेरी बात पर राजी हुआ। अब वो सोकर उठेगा तो आपसे खिलौने जरूर मांगेगा। आप उसे कुछ बहला देना। अपनी पत्नी की बात सुनकर बुधन मायूस हो जाता है और फिर वो अपनी पत्नी से कहने लगता है, सुनीता, इस गरीबी ने तो जिंदगी खराब कर दी है। ये भी क्या जिंदगी है जिसमें इंसान अपने बच्चे की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। आप परेशान मत होइए जी, शांति दीदी ने कहा है उनके पास कुछ सिलाई का काम है। मैं कल से उनके साथ सिलाई शुरू कर दूंगी। थोड़े बहुत तो पैसे आएंगे ही। ये तो अच्छी बात है। शांति का घर पास में ही है, तुम सोनू का ख्याल भी रख पाओगी और काम भी कर लोगी। आप भी अब ये मजदूरी का काम छोड़ दो। कब तक ऐसे मजदूरी करते फिरोगे? मजदूरी कभी मिलती है, कभी नहीं। इससे अच्छा आप लकड़ियां काटकर बाजार में बेचा करो, इससे हमें अच्छी आमदनी हो जाया करेगी। तुम ठीक कहती हो सुनीता। अब मैं दूसरों की मजदूरी करते करते थक गया हूँ। लकड़ी का काम बहुत अच्छा रहेगा। मैं कल से ही लकड़ी काटकर बाजार में बेचना शुरू कर दूंगा। बुधन अगले दिन सुबह सुबह कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने निकल जाता है। बद्रू के जाने के बाद सुनीता अपने बेटे सोनू से कहती है, बेटा, मैं शांति दीदी के घर सिलाई का काम करने जा रही हूँ। तुम घर का ख्याल रखना और बाहर खेलने मत जाना। बहुत गर्मी पड़ रही है, तुम बीमार पड़ सकते हो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आकर बता देना। ठीक है माँ, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अपने बेटे सोनू को घर पर छोड़कर सुनीता शांति के घर सिलाई करने चली जाती है। उधर बुधन लकड़ी काटने के लिए जंगल में पहुंच जाता है। जैसे ही वो लकड़ी काटने वाला होता है तो उसकी नजर एक जख्मी बंदर पर पड़ती है। वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है, उसके पेट से खून बह रहा होता है। बुधन जल्दी से उस बंदर के पास जाता है। अरे, इस मासूम बंदर का तो बहुत खून बह रहा है और ये तो बेहोश है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना इसकी मृत्यु हो जाएगी। बुधन जल्दी से उस बंदर को अपने घर ले जाता है। और एक हकीम से उसका इलाज करवाता है। बुधन भाई, मैंने इसका खून रोक दिया है, लेकिन इसकी हालत बहुत नाजुक है। तुम्हें इसका बहुत ख्याल रखना होगा। ठीक है हकीम जी, मैं उसका ख्याल रखूंगा। आपके कितने पैसे हो गए हकीम जी? अरे बुधन, तुम जैसे भले आदमी से क्या पैसे लेने? तुम एक बंदर की जान बचा रहे हो। ऐसा काम कोई नेक दिल इंसान ही करता है।
वरना आज के जमाने में दुनिया को सिर्फ अपने से मतलब होता है। लेकिन अब मैं इतनी दूर से आया हूं, तो बस तुम 50 रुपए दे दो। बुधन के पास केवल 50 ही रुपए थे, जिनको वो हकीम को दे देता है। पैसे लेकर हकीम चला जाता है। उसके जाने के बाद सुनीता बुधन से कहती है, आप इस बंदर को उठाकर अपने घर क्यों ले आए? आपके पास केवल 50 रुपए थे, वो भी आपने हकीम को दे दिए। क्या आपको अपने बीवी बच्चों से ज्यादा बंदर प्यारे हैं? अब तो घर में एक भी पैसा नहीं है जिससे कुछ पक सके। अब तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। सुनीता, ये बंदर बहुत जख्मी था। अगर मैं इसे अपने घर नहीं लाता तो ये जीवित नहीं रहता। मैंने एक अच्छा काम किया। विश्वास रखो, हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। पता नहीं कब अच्छा होगा। जब से इस घर में आई हूँ तब से तंगी ही देख रही हूँ, कभी सुख नहीं देखा। न जाने वो कौन सा दिन आएगा जब सुख चैन से अपना जीवन गुजारेंगे। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी शांति कुछ खाना लेकर बुधन के घर आती है। सुनीता, मैं ये खाना लाई हूँ तुम्हारे लिए। आज खाना कुछ ज्यादा ही बन गया था और मेरे पति भी आज खाना बाहर से ही खाकर आए थे। सोचा खराब होने से अच्छा है कि तुम्हें ही दे आऊं। आपने बहुत अच्छा किया दीदी, जो आप खाना ले आई। आज तो घर में कुछ भी खाने को नहीं था। अगर आप खाना लेकर नहीं आती तो आज हमें भूखे रहकर ही रात गुजारनी पड़ती। अरे पागल, ऐसा नहीं कहते। भूखा क्यों सोना पड़ता तुझे? ऊपर वाले के होते हुए कोई भूखा नहीं सो सकता। चल, अब मैं जा रही हूँ, खाना खा लेना। इतना कहकर शांति अपने घर चली जाती है। फिर दोनों पति पत्नी खाना खाने के लिए बैठते ही हैं कि उतने में एक बूढ़ा उनके घर आता है। कोई है जो मेरी मदद कर सके? मैं बहुत भूखा हूँ, कल से कुछ नहीं खाया और ऊपर से इस गर्मी ने जान निकाल रखी है। बूढ़े आदमी की बात सुनकर बुधन और उसकी पत्नी घर से बाहर आती है और उन्हें देखकर बूढ़ा आदमी रोते हुए कहता है, कृपया मेरी मदद करो, मैं बहुत भूखा हूँ। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी इस गर्मी में मेरी सहायता नहीं की। कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दो, वरना मैं जीवित नहीं रहूंगा। भूख से शरीर कांप रहा है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। अगर तुम मुझ बूढ़े को कुछ खाने को दे दोगे तो ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। बाबा, अब घबराओ नहीं, मैं आपको खाना खिलाऊंगा। चलो अंदर चलो। बूढ़े आदमी को लेकर बुधन घर के अंदर चला जाता है और फिर उसे खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद बूढ़ा बुधन और उसकी पत्नी को बहुत दुआ देता है। तभी उसकी नजर बेहोश बंदर पर पड़ती है। बेटा, ये बंदर क्यों लेटा है? इसे कोई परेशानी है क्या? बाबा, ये बंदर मुझे जंगल में जख्मी हालत में मिला था। मैं इसे अपने घर ले आया। मैंने इसको हकीम को दिखा दिया है। कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। बेटा, तुम भले और ईमानदार इंसान हो। मैं तुम्हारे इस काम से बहुत खुश हुआ। इतना कहकर उस बूढ़े आदमी ने कुछ पढ़ा, जिससे बंदर होश में आ गया। ये देखकर बुधन बहुत हैरान हुआ। बुधन को देखकर बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब मुझे जाने की इजाजत दो। ठीक है बाबा। बुधन से इजाजत लेकर बूढ़ा आदमी चला जाता है। फिर बंदर बुधन से कहता है, क्या तुम मुझे जंगल से लेकर आए थे? मैं तो बहुत जख्मी हो गया था। बंदर को इंसानी आवाज में बोलता देख बुधन हैरान हो जाता है। फिर वह बंदर से कहता है, बंदर भाई, मैं ही तुम्हें जंगल से लेकर आया था, लेकिन तुम जख्मी कैसे हुए? मुझे आज थोड़ी मस्ती करने की सूझी, इसीलिए मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने लगा। लेकिन अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं पेड़ से सीधा जमीन पर आकर गिरा, जिससे मैं जख्मी हो गया और उसके बाद बेहोश हो गया। लेकिन तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। अब तुम अपने परिवार के पास जा सकते हो। वो तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बुधन भैया, मेरा कोई परिवार नहीं है और ना ही मैं ये जानता हूँ कि मेरे माता पिता कौन हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे इस घर में रहूं। बंदर की बात सुनकर बुधन गहरी सोच में डूब गया।
और फिर बंदर बुधन से बोलता है, क्या हुआ बुधन भैया, तुम किस सोच में खो गए? घबराओ नहीं, मैं बिल्कुल भी शैतानी नहीं करूंगा। मैं तो तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करूंगा। बंदर की बात सुनकर सुनीता के दिमाग में कुछ चलने लगा। वो जल्दी से बंदर से बोली, तुम इस घर में हमारे साथ रह सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। इतना कहकर सुनीता बुधन को कमरे से बाहर ले गई और फिर बुधन से कहने लगी, ये बंदर कोई मामूली बंदर नहीं है, ये इंसानों की तरह बोलता है। इस बंदर के जरिए हम माला माल हो सकते हैं। तुम इस बंदर को गांव-गांव ले जाकर खेल दिखाया करना। जब लोग बोलने वाले बंदर को देखेंगे तो वो हैरान रह जाएंगे और तुम्हें खेल दिखाने के खूब पैसे देंगे। लेकिन सुनीता, क्या ये सही रहेगा? सही क्यों नहीं रहेगा? तुमने उस बंदर की जान बचाई है और अब उसका भी फर्ज बनता है कि वो तुम्हारी इस मुसीबत में तुम्हारा साथ दे। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि बंदर उनकी बात सुन लेता है। फिर वो बंदर उनके पास आकर कहता है, अरे बुधन भैया, दीदी सही कह रही है, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारा साथ दूं। अब हम दोनों कल से खेल दिखाने चला करेंगे, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तुम ठीक कहते हो बंदर भाई, अब हम गांव-गांव जाकर खेल दिखाया करेंगे। अगले दिन बुधन बंदर को लेकर खेल दिखाने निकल पड़ता है और वो एक गांव के चौपाल पर जाकर जोर जोर से कहने लगता है, अरे भाइयों, जल्दी आओ मेरे पास, जल्दी आओ। आज मैं तुम्हें एक ऐसी अद्भुत चीज दिखाऊंगा जो तुमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी होगी। ये जो आप मेरे पास बंदर देख रहे हो, ये कोई मामूली बंदर नहीं है, बल्कि ये बहुत होशियार बंदर है। ये बंदर इंसानों की तरह बात करता है, इंसानों की भाषा जानता है। जल्दी मेरे पास आओ और बंदर से इंसानों की तरह बात करो। अरे भाई, क्या ये आदमी सही कह रहा है कि इसका बंदर इंसानों की तरह बात करता है? मैंने तो कभी बंदर इंसानों की तरह बोलते हुए नहीं देखा। चलो भाई, अब तो इस आदमी के पास ही जाकर पता चलेगा कि ये बंदर इंसानों की भाषा में बोलता है या नहीं। देखते ही देखते बुधन के पास काफी भीड़ जमा हो जाती है। बंदर सभी से इंसानी भाषा में बात करता है। ये देख भीड़ में खड़े सभी लोग बहुत खुश होते हैं और बुधन को इनाम में खूब पैसे देते हैं। खेल दिखाने के बाद बुधन अपने घर चला जाता है। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी होकर उसी का इंतजार कर रही थी। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। अरे सुनीता, आज तो कमाल ही हो गया, खूब पैसे कमा कर लाया हूँ। अगर रोज ऐसे ही पैसे कमाता रहा तो कुछ ही दिनों में हम खूब माला माल हो जाएंगे। आखिरकार ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अब हमारे मुसीबत भरे दिन गुजर जाएंगे। चलो अब जल्दी अंदर चलो, मैंने खाना तैयार कर दिया है तुम लोगों के लिए। सभी मिलकर खाना खाते हैं। अब बुधन रोज बंदर का खेल दिखाने जाने लगा। देखते ही देखते बुधन बहुत अमीर हो गया। उसने एक आलीशान घर बनाया। उसकी मालदारी और आलीशान घर देखकर कुछ लोग उससे बहुत जलते थे। अरे इस बुधन को देखो, कितना मालदार हो रहा है। कल तक तो इसे कोई काम पर भी रखने को तैयार नहीं था और आज देखो कितना आलीशान घर बनाया है। भाई, ये सब उस बंदर की मेहरबानी है जिस वजह से ये इतना मालदार हो रहा है। हमें बुधन के बंदर की शिकायत गांव के मुखिया से करनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो भाई। दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंच जाते हैं और मुखिया जी से कहने लगते हैं, मुखिया जी, आप जानते भी हो गांव में क्या हो रहा है। अरे भाई, ऐसी क्या आफत आ गई है गांव में जिसके बारे में हमें नहीं पता? मुखिया जी, बुधन को जानते हो, जो कभी आपके यहाँ भी काम किया करता था। आज वो बहुत मालदार हो गया है। इतना आलीशान मकान बनाया है कि जो भी देखता है देखता रह जाता है। अब वो तुमसे भी ज्यादा अमीर हो गया है। वो बुधन जो इधर उधर मजदूरी करता फिरता था, आज वो इतना अमीर कैसे हो गया?
मुखिया जी, बुधन के हाथ एक बंदर लग गया है। पता नहीं वो उसे कहां से लाया है। वो बंदर इंसानों की तरह बात करता है। उसी बंदर की वजह से आज बुधन इतना अमीर हुआ है। अच्छा तो ये बात है, अभी उस बुधन को मजा चखाता हूँ। मुखिया अपने आदमियों को लेकर बुधन के घर पहुंच जाता है और बुधन से कहता है, अरे ओ बुधन, कहाँ है तेरा वो बंदर जो इंसानों की तरह बात करता है? जरा उसे बुला तो सही। मुखिया जी, आप यहाँ? अरे आइए आइए, अंदर आइए, चाय पानी कुछ तो लीजिए। अरे मैं यहाँ तेरी चाय या पानी पीने नहीं आया हूँ, बल्कि तेरे बंदर को देखने आया हूँ। अरे जल्दी बुलाओ उसे, कहाँ है वो? मुखिया बुधन से बात कर ही रहा होता है कि उतने में बंदर आ जाता है। क्या हुआ बुधन भैया, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? अरे बेवकूफ बंदर, हम तुझे ही पकड़ने आए हैं। चलो रे, इस बंदर को उठाओ और चलो लेकर। मुखिया के कहने पर उसके आदमी बंदर को पकड़ लेते हैं और बुधन कहने लगता है, मुखिया जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे साथी को अपने साथ ले जा रहे हो? साथी? अरे वाह, देखो रे, ये कम अकल इस बंदर को अपना साथी बता रहा है। ये इसका साथी नहीं, बल्कि एक जानवर है। मुखिया जी, वो जानवर नहीं, बल्कि इंसानों की तरह समझदार है। ये बुधन पागल हो गया है। अरे जल्दी इस बंदर को उठाओ और यहाँ से चलो। बुधन ने मुखिया की बहुत मिन्नत खुशामद की, लेकिन मुखिया ने उसकी एक न सुनी और उसके साथ ही बंदर को उठाकर ले गए। बेचारा बदरू रोता रह गया। मुखिया के सामने उसकी एक न चली। बुधन रो ही रहा था कि उतने में उसकी पत्नी सुनीता आ जाती है। क्या हुआ जी, आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? सुनीता, गांव का मुखिया हमारे बंदर को जबरदस्ती छीन कर ले गया। मैंने उसकी बहुत खुशामद की, लेकिन वो नहीं माना और मेरे साथी को अपने साथ ले गया। अब हम क्या करेंगे सुनीता? आखिर मुखिया हमसे चाहता क्या है? हमने उसका क्या बिगाड़ा है जो वो हमसे उस बंदर को छीन कर ले गया? जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। आप एक काम करो, राजा के पास जाओ और उनसे मुखिया की शिकायत करो। तुम ठीक कहती हो सुनीता, अब महाराज ही कुछ कर सकते हैं। मैं अभी महाराज के पास जाऊंगा और उन्हें मुखिया की सारी करतूतों के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से उसने गांव के लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है और वो मेरे साथी को भी छीन कर ले गया है। बुधन राजमहल की ओर निकल पड़ता है। काफी चलने के बाद वो राजमहल पहुंच जाता है और राजा से कहता है, महाराज, मेरी मदद कीजिए। हमारे गांव के मुखिया ने गांव वालों का जीना दुश्वार कर रखा है। वो पूरे गांव में अपनी मनमानी करता फिरता है। वो मुझसे मेरा साथी बंदर भी जबरदस्ती छीन कर ले गया। कृपया मेरी मदद कीजिए महाराज। बंदर साथी? ये बंदर साथी कौन है? क्या ये किसी का नाम है? महाराज, ये किसी का नाम नहीं है, बल्कि वो बंदर है जिसे मुखिया मुझसे छीन कर ले गया है। वो मेरा सबसे प्रिय मित्र है। मुखिया बंदर का क्या करेगा जो तुमसे उस बंदर को जबरदस्ती छीन कर ले गया? उसे कुछ और नहीं मिला तुमसे छीनने के लिए? महाराज, वो कोई आम बंदर नहीं है। वो इंसानों की तरह समझदार है और इंसानों की तरह ही बोलता है। वो मुझे जंगल में मिला था जख्मी हालत में। ये तुम क्या कह रहे हो? इंसानों की तरह बोलने वाला बंदर, वो भी हमारे राज्य में, और हमें पता भी नहीं। मंत्री जी, जल्दी जाओ और मुखिया को उस बंदर के साथ पकड़ के लाओ। राजा के कहने पर मंत्री जी मुखिया के घर जाते हैं। जब मुखिया मंत्री जी को अपने घर में देखता है तो वो घबरा जाता है। मंत्री जी, आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता तो मैं खुद दौड़ा चला आता। आपने यहाँ आने की परेशानी क्यों उठाई? मुखिया जी, बात ही कुछ ऐसी है जो मुझे यहाँ आना पड़ा। पर बुधन का बंदर कहाँ है? जी यही है, अभी बुलाता हूँ। फिर मुखिया अपने आदमियों से कहता है, अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? खड़े खड़े जाओ, उस बंदर को लेकर आओ। मुखिया के कहने पर वो आदमी बंदर को ले आता है। फिर मंत्री जी और मुखिया और इस बंदर को राजा के पास ले गए। राजा मुखिया से कहता है, मुखिया जी, तुम्हारे गांव में इंसान की तरह बोलने वाला बंदर रह रहा है
और तुमने हमें बताया तक नहीं। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया मुखिया जी? महाराज, मैं आपको बताने ही आने वाला था, लेकिन इतने में ही मंत्री जी को आपने मुझे बुलाने के लिए भेज दिया। मुखिया जी, क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो कि तुम हमें बेवकूफ बनाओगे और हम बन जाएंगे? महाराज, ऐसी बात नहीं है। मुखिया के बार बार झूठ बोलने से राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। मुखिया जी, मेरे गुस्से को और ज्यादा मत बढ़ाओ। जो बात है सच सच बता दो, वरना जेल कोठरी में डाल दूंगा, फिर पड़े रहना वहाँ। राजा की बात सुनकर मुखिया घबरा जाता है और वो राजा को सच सच बताने लगता है। महाराज, ये बुधन बहुत मालदार हो गया। इस बंदर की वजह से ये गांव-गांव जाकर बंदर का खेल दिखाता है। जब लोग बंदर को इंसानों की तरह बोलता हुआ देखते हैं, तो वे बुधन को खूब पैसे देते हैं। अब बुधन गांव का सबसे मालदार आदमी हो गया है। वो मुझसे भी ज्यादा धनी हो गया है। मैं नहीं चाहता था कि गांव में मुझसे ज्यादा धनी कोई दूसरा व्यक्ति हो, इसलिए मैं बुधन का बंदर इससे छीन लाया था। अच्छा, तो तुम ये चाहते हो कि गांव हमेशा तुम्हारे कब्जे में रहे और जैसा तुम चाहो वैसा करते फिरो? लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम्हें आज ही तुम्हारे मुखिया के पद से हटाया जाता है और बुधन को नया मुखिया घोषित किया जाता है। अब चले जाओ यहाँ से और आइंदा ऐसी हरकत मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। राजा की बात सुनकर मुखिया चुपचाप अपने घर लौट जाता है। बुधन राजा के फैसले से बहुत खुश होता है। फिर राजा बुधन से कहता है, बुधन, हमने तुम्हें गांव का मुखिया इसलिए बनाया है क्योंकि तुम भले और ईमानदार आदमी हो। अब तुम अपने घर जा सकते हो और इस बंदर को भी अपने साथ ले जा सकते हो। महाराज, आप बहुत महान हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें आप जैसा राजा मिला। बुधन राजा की बहुत तारीफ करता है और फिर अपने घर चला जाता है। बंदर को देखकर सुनीता भी बहुत खुश होती है। फिर बुधन अपनी पत्नी से कहता है, महाराज ने मुझे गांव का मुखिया बना दिया है। सच में ये तो कमाल ही हो गया। अब वो जालिम मुखिया किसी गरीब को परेशान नहीं करेगा। उसके जुल्म से कितने लोग गांव छोड़कर चले गए हैं। सुनीता, अब हमारा कर्तव्य है कि गांव में कोई भी इंसान किसी भी तरीके से परेशान ना रहे। जब गांव वालों को ये बात पता चलेगी तो वो बहुत खुश होंगे। जब गांव वालों को पता चला कि गांव का मुखिया बुधन बन गया है तो सभी गांव वाले बहुत खुश हुए। उसके बाद पूरे गांव के लोग हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।